अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 18 है। और जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हमने रैम के बारे में डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि मेन मेमोरी के बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है रैम और एक है रोम। तो लास्ट लेक्चर में हमने रैम को डिस्कस किया, आज हम रोम को डिस्कस करेंगे कि रोम क्या है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, रैम भी और रोम भी। ठीक है, लॉन्ग में तो कम आते हैं लेकिन शॉर्ट में अक्सर आते हैं। रोम क्या है बेटा? बेसिकली दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। पहले तो हम देखते हैं रीड ओनली मेमोरी, कि डाटा इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। आप इसमें से डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाटा इसमें से सिर्फ ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाटा रख नहीं सकते, कोई डाटा इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट इसकी आउटपुट होगी, डाटा आप इसमें से ले लेंगे बस। ठीक है, तो इसमें डाटा सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, जबकि इसमें डाटा राइट नहीं किया जा सकता। दूसरा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, मतलब कि जो डाटा इसमें रख देंगे दैट इज परमानेंट। लाइट ऑफ होती है या कंप्यूटर ऑफ होता है, डजेंट मैटर, जो डाटा है सो है। ठीक है, डाटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा में कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगे। ठीक है, जो डाटा आपने इसमें रख देना है वो डाटा इसमें रहना है और उसी के मुताबिक हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा बेटा, रोम का पर्पस क्या होता है? ये चीज़ें भी आपकी बुक में नहीं है लेकिन समझने के एतबार से ये ज़रूरी हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में जो रोम होती है ये भी एक छोटी सी चिप सी होती है। जिस तरह से अभी हमने प्रोसेसर की चिप देखी थी, थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी सी छोटी चिप होती है। और इसमें आपकी बिल्कुल बेसिक जो इंस्ट्रक्शन होती है ना कंप्यूटर की, वो रखी जाती है रोम में। अक्सर आप बच्चे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सामने लिखा आता है F2 फॉर सेटअप, F12 फॉर बूट सेटअप। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आता है। और आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपकी विंडो उड़ भी जाए, विंडो डिलीट भी हो जाए, ठीक है, या क्रैश भी कर जाए, विंडो ना स्टार्ट हो रही हो, तो वो शुरू वाली चीज़ें नहीं डिलीट होती। जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता लग गया होगा कि वो शुरू वाली चीज़ें, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, फिर डेल लिखा आता है या HP लिखा आता है, फिर उसके अंदर लिखा आता है, कुछ स्क्रीन पर चीज़ें चलती हैं, फिर वो आपकी कुछ मेमोरी वगैरह चेक करता है, चीज़ें चेक करता है, फिर वो कहता है F2 फॉर सेटअप, F12 फॉर बूट सेटअप। अगर सेटअप आप ओपन करें तो वो आपका ओपन रहता है, विंडो आपकी बेशक डिलीट वगैरह होती थी, जो मर्जी होती रही, लेकिन वो डिलीट नहीं होता। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपकी बिल्कुल जो बेसिक इनपुट आउटपुट की जो सारी डिवाइसेस होती हैं ना, उनका डाटा पड़ा होता है। इसका काम होता है असल में कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपकी विंडो और आपके हार्डवेयर का कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना। रोम में जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं उनका मकसद क्या होता है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ और दूसरी तरफ है आपके हार्डवेयर, उसका फर्स्टली कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना। बस इतने काम होता है इसमें। एक दफ़ा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, फिर आगे से विंडो और जाने और हार्डवेयर जाने इसका कोई काम नहीं। मिसाल दूंगा, आपने जनरेटर देखा हो, जनरेटर को अक्सर आप जैसे, अब तो खैर कम हो गया ट्रेंड लोड शेडिंग का, पहले थोड़ा ज़्यादा था, तो एक किक सी होती थी, उसको ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, बटन होता है, बटन के अंदर भी किक लगी होती है। ठीक है, उस किक का इतना ही काम होता है कि जनरेटर की जो मशीनरी है और उसका और पेट्रोल का जो पेट्रोल है इसमें, ठीक है, उसका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना। बस इतना ही काम होता है। वो होने के बाद उसका कोई काम नहीं, अब चल रहा है। बाइक की देख लें, बाइक में भी एक किक लगी होती है, उसका भी यही काम होता है, बस स्टार्ट करवाना। ठीक है, इंजन का और पेट्रोल का आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना, उसके बाद वो आपस में दोनों चलते रहते हैं। सेम प्रोसेस आपकी जो कंप्यूटर में कह लेंगे किक जो है ना वो रोम के अंदर इंस्टॉल होती है। ठीक है, बायोस की फॉर्म में, समझ आ रही है? बायोस के ऊपर इसको हम बायोस बोलते हैं। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, बायोस के अंदर सारा जो डाटा है जो हर डिवाइस का है, माउस का, कीबोर्ड का और जितनी छोटे मोटे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सबका डाटा इसके अंदर पड़ा होता है। इसने सबके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना होता है विंडोज़ का। ठीक है, उसके बाद वो आपको कंप्यूटर चलता रहता है।
समझ आ रही है? अगर रॉम आपके पास डिलीट हो जाए या ख़राब हो जाए या इसका वो जो एक छोटी सी पुर्जा है वो अगर ख़राब हो जाए तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। बेशक उसमें विंडो इंस्टॉल करें, जो मर्जी करें, उसमें होगा ही नहीं, स्क्रीन ही नहीं आएगी आपके पास, डिस्प्ले ही नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब रॉम में क्या प्रॉब्लम थी कि जो डाटा एक दफ़ा आना है पहले से बना बनाया आना है, आप नहीं इसमें डाटा को राइट कर सकते। जो आएगा वो इसमें पहले से बना बनाया आएगा, आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद रॉम ख़राब हो गया तो फिर आपको फिर नई चिप परचेज करनी पड़ेगी, फिर उसको जगह के उसके साथ अटैच करके लगाना पड़ेगा, ये भी एक प्रॉब्लम थी। आप चीज़ों को अपडेट नहीं कर सकते थे इसमें। ठीक है, वो मोबाइल वाली अपडेट नहीं मैं बोल रहा, वैसे कह रहे हैं कि इक्विपमेंट्स या दूसरी चीज़ें जो आपके पुर्जे हैं या अंदर लगा रहे हैं आप रैम या हार्ड भी, इस तरह की चीज़ें उनको अपडेट करके सही तरह से मुवाफिक बना के सही तरह से चलाने के लिए मुश्किलें पेश आ रही थी रॉम में। क्यों? क्योंकि हम डाटा को राइट नहीं कर सकते। तो फिर एक जो नई टेक्नोलॉजी आई उसका नाम है पी रॉम। पी रॉम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रॉम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या है कि इनिशियली ब्लैंक मिलेगी, जिस तरह कुछ सीडीज होती है ना, इनिशियली खाली होती हैं, आप उसमें जो राइट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियली जो आपके पास ब्लैंक है, यानी जब आपके पास आती है उस वक्त ये बिल्कुल एम्प्टी होती है। आपकी मर्जी है, इसमें कोई अपना डाटा लिख सकते हैं। आप जो बायोस बनाना है, वो जो सेटअप है जिसको हम करते हैं F2 फॉर सेटअप, वो आप अपनी मर्जी का उसमें राइट डाउन कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को खुद इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर, चिप के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो उसमें आपकी जो डिवाइस है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको नई डिवाइस लानी पड़ेगी। बात समझ आ रही कि अगर कुछ इंस्टॉल करते हुए या उसको राइट डाउन करते हुए कुछ गलती हो गई तो उसमें रिवर्स के चांसेस नहीं है। ये किस में है? पी रॉम में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब मैं पढ़ा रहा था बेटा बुक अपने पास रखा करें, वहाँ से सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ उनको देखा करें, समझा करें, उनको अंडरलाइन किया करें। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि एक ही चांस है, ओनली वन चांस। ठीक है, जिस तरह ज़िंदगी का हमें एक ही चांस मिलता है, एक दफ़ा ज़िंदगी गई फिर दूसरा चांस नहीं मिलना, इसके पास भी एक ही चांस है ज़िंदगी। अगर इसने डाटा सही राइट कर लिया तो ठीक है, गलत हो गया तो दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसके मुकाबले में फिर क्या बना? ईपी रॉम आ गई। ठीक है, इसके मुकाबले में क्या आ गई? ईपी रॉम आ गई, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी इनिशियली ब्लैंक आती है। ठीक है, ये भी इनिशियली क्या आती है? ब्लैंक आती है, जब आएगी खाली होगी। लेकिन इसमें फायदा क्या है कि अगर आपने कोई डाटा गलती कर दी है, आपके पास चांस है कि आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया, आपके पास चांस है आप उसको ठीक कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, उसको रीराइट कर सकते हो, एक नया प्रोग्राम भी उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी इसको राइट करने के लिए, वो होगी अल्ट्रा वायलेट रेज। मतलब ऐसे ही हम कहीं बैठ के नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए, स्पेशल मशीनरी चाहिए, स्पेशल किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए। उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ हम सारा इसको डाटा को राइट करेंगे। ये भी एक मुश्किल काम था। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इंसान की नेचर है कि वो चीज़ों को आसान से आसान, आसान से आसान, इम्प्रूव से इम्प्रूव करता रहता है। ठीक है जस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ कि बेहतरी की तरफ चलता रहता है। ठीक है, कि इससे भी और आगे चले जाए, इससे भी और आगे चले जाए। ठीक है, और आपको पता है बेहतरीन की गुंजाइश, बेस्ट की गुंजाइश तो हर वक्त रहती ही है। आप कभी भी दी बेस्ट पे पहुंच ही नहीं सकते, सेटिस्फेक्शन के उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। जिस लेवल पे पहुंचेंगे उससे आगे एक और लेवल होगा। ठीक है, जिस लेवल पे पहुंचेंगे उससे आगे एक और लेवल होगा। हर आसमान के बाद एक और आसमान, हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल। टॉपिक इधर वापस आते हैं। ठीक है, ईपी रॉम, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, पी रॉम,
दोनों में हमें कौन सी चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रेज या स्पेशल किस्म की मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए इन डाटा को राइट डाउन करने के लिए। फिर इसके मुकाबले में आया डबल EEPROM। EEPROM इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, ठीक है, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। आप जो डाटा राइट डाउन कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, इलेक्ट्रिकली कर रहे हो, ठीक है। अभी आपको कोई वैसी टेंशन नहीं है, आप इलेक्ट्रिकली डाटा राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि चिप आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, आप वहीं पे CD लगा के या फ्लॉपी डिस्क लगा के डाटा उसको राइट डाउन कर लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर लगी लगी, ठीक है। आपको कोई स्पेशल इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, कोई स्पेशल आपको इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रेज की ज़रूरत नहीं है। आप जो डाटा राइट डाउन कर रहे हो किस तरह से कर रहे हो, इलेक्ट्रिकली। और इसमें ये भी कोई ना ऑप्शन नहीं है, जितनी दफ़ा मर्जी आप करें, आपका खर्चा भी कोई नहीं। इलेक्ट्रिकली जब कर रहे हैं तो आपका खर्चा भी कोई नहीं है, आपने बस चिप के अंदर जो मर्जी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये आपके पास थी ROM की टेक्नोलॉजी कि जो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। पहले जो ROM थी उसमें डाटा आप राइट नहीं कर सकते थे, जो कंपनी से आ गया बस वही है। फिर उसके बाद PROM आई, अब उसमें टेक्नोलॉजी थी कि आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चांस है। उसके बाद उन्होंने EEPROM निकाली कि अब चांस वाली बात भी नहीं है, एक दफ़ा गलती होगी आप दोबारा करें, दोबारा गलती होगी आप दोबारा करें, ठीक है। इस तरह अगर कुछ बच्चों को याद हो, पहले कैसेट्स हुआ करती थी, CDs को इतने लोग राइट नहीं करते, ठीक है। घरों में CDs को राइट करने का इतना ट्रेंड नहीं है हमारे यहाँ, आदो आपके कंप्यूटर्स में ऑप्शन मौजूद होती है, आप राइट कर सकते हो, लेकिन अभी लोगों को इतना पता नहीं। लेकिन मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले, CDs के दौर से थोड़ा सा पहले कैसेट्स हुआ करती थी, शायद आप लोग उस वक्त छोटे हो, और छोटी छोटी कैसेट्स हुआ करती थी, उनको लोग रिकॉर्ड किया करते थे, ठीक है। कभी वो अपनी बातें रिकॉर्ड करके, क्योंकि फ़ोन तो हुआ नहीं थे करते उस वक्त, ठीक है, तो उनको रिकॉर्ड करते थे। उसमें ऑप्शन हुआ करती थी, उसको जितनी दफ़ा मर्जी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एक दफ़ा रिकॉर्ड किया, उसी के ऊपर दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर लें, उसी के ऊपर तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर लें, इतनी दफ़ा मर्जी आप रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो EEPROM में ऑप्शन है आपके पास, इसको जितनी दफ़ा मर्जी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया डबल EEPROM। डबल EEPROM में क्या है, इलेक्ट्रिकली, अब अल्ट्रा वायलेट रेज से भी हमारी जान छूट गई है। इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपने जो डाटा राइट डाउन करना है उसको इलेक्ट्रिक पल्सेस के साथ आप राइट डाउन कर सकते हो, आपको वो वाली प्रॉब्लम भी अब नहीं है। इसके बाद एक मेमोरी है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फ्लैश, ये आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको पहले बताता था, ठीक है। वैसे ही आपके नॉलेज के लिए आपको बताता था फ्लैश, ये भी इसी कैटेगरी में है। इसका फायदा क्या है, EEPROM में जब हमें प्रोग्राम राइट करना होता है, हमें पूरे का पूरा प्रोग्राम ही चेंज करना पड़ता है। अगर मैंने एक लफ्ज भी बीच में से चेंज करना है तो मुझे सारे का सारा मिटा के सारे का सारा दोबारा से राइट डाउन करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन है, आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चेंज कर सकते हो, जिस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है उतना ही चेंज कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी बुक लिखते हैं, अगर EEPROM से काम करता हूँ तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जिस चैप्टर में गलती है आपको वो नहीं, आप पूरे का पूरी बुक डिलीट कर दें और पूरी की पूरी बुक दोबारा से राइट डाउन कर दें। दैट इज द मेथड ऑफ डबल EEPROM। फ्लैश में क्या होगा, जिस चैप्टर में गलती है बस उस चैप्टर को डिलीट करके दोबारा से राइट डाउन कर दें, पूरी बुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक फैसिलिटेटिव काम है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। बुक में ना ढूंढते रहना कि सर वो आपने पढ़ाया था लेकिन वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।